Yes, take out illustration number 33, page number 6.50. Yes, in illustration number 33, you are required to prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2017 and 18. तो हमको क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अब सबसे पहले 2 पेजेस से इसका पूरा एक फॉर्मेट बनाएंगे. सबसे पहले फर्स्ट पेज पे अपन लिखेंगे ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फिर अपन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. देन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम एडजस्टमेंट फॉर देन हाफ पेज पे हम लिखेंगे पेज में एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर नेक्स्ट पेज पे अपन लिखेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट. अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल गिवन है. इन प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल इज 60,000 and in current year it is 70,000 and at the end of current year it is 70,000. So your share capital is increased by 10,000. शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 रुपीज के क्या इशू कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए.
एंड इश्यू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इश्यू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे. इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स कितना है, 60 से 70 हो गए. तो कितने शेयर्स इशू कर दिए ड्यूरिंग द ईयर, 10,000 के. एंड इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. देन रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या इंक्लूडेड, इज गिवन इन नोट नंबर 1 बिलो द बैलेंस शीट. रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड्स द जनरल रिजर्व. In beginning of the year, general reserve is 20,000, and in end of the year it is 30,000, and in end of the year it is 30,000. It means during the year 10,000 is transferred to general reserve. 10,000 is transferred to general reserve. So it is non-cash expense. It is non-cash expense, and non-cash expense is added in adjustment for in operating activity. So transfer to general reserve. Transfer to general reserve 10,000. Next is statement of profit and loss account. In beginning of the year, balance of statement of profit and loss account is given in bracket 12,000. So it is given in bracket, it means it is a net loss. So in the beginning of the year, there is a net loss of 12,000. And in the end of the year there is a profit of rupees 14,000. तो अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे. अभी अपन ने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखा 10,000. ये अपन ने कैसे निकाला, 30,000 माइनस 20,000. तो इसी तरीके से अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14,000 माइनस का 12,000. सो 14,000 ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा. So 14 plus 12 कितना हो गया, 26,000. तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 26,000. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 26,000. इन प्रीवियस ईयर देयर इज अ नेट लॉस ऑफ 12,000, एंड इन द एंड ऑफ करंट ईयर बैलेंस इन P&L इज 14,000. तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे, 14,000 माइनस का 12,000. ये ब्रैकेट ओपन हो गए, प्लस हो गया. तो यानी इट मींस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 26,000. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट इज 50,000 और एंड में भी ये कितनी थी, 50,000. नो चेंज इन बोरिंग, देयर इज नो चेंज इन बोरिंग. नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल. In notes to accounts number 2, trade payable include creditor and bills payable. Trade payable is a current liability. So in the beginning of the year creditor is 6,500 and in end of the year it is 23,500. तो अपन यहाँ लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंज में इंक्रीज इन क्रेडिटर्स. इंक्रीज इन क्रेडिटर. क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी. यानी आपने वर्किंग कैपिटल में जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया. तो कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया. कैश का इनफ्लो हो गया कितना, 17,000. बिल्स पेबल. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बिल्स पेबल इज 2,500 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,500. तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन bills payable. Decrease in bills payable. Bills payable is a current liability. Current liability decrease हो रही है, it means आपकी working capital increase होगी. Working capital increase हो रही है मतलब आपने उसमें और amount invest कर दिया. तो कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया. कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया. कितना, 1,000. नेक्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स में टेंजेबल एसेट्स है. और इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट डेप्रिसिएशन ऑन टेंजेबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर इज 8,000. तब इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है. तो इसका अपन वर्किंग नोट में थर्ड पेज पे अपन क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे. तो दो साइड है, डेबिट क्रेडिट.
मशीनरी अकाउंट, मशीनरी आपकी एसेट है, असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मशीनरी का कितना, 84,000। तो अपन डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ टेंजेबल एसेट इज 84,000 and buy balance carried down closing balance of tangible asset is 98,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजेबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर इज 8,000। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं है, एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें, 8,000। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, सो इट विल बी एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर इन ऑपरेटिंग activity, right? This depreciation is non-cash expense, and non-cash expense is added in adjustment for in operating activity। तो operating activity में adjustment for में लिखेंगे depreciation on machinery, it is a non-cash expense, so it will be added in adjustment for in operating activity, right? अब इस मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो यहां पे आएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी। कितना आ रहा है आपका, 22,000। कितना आ रहा है, 22,000। सो परचेज ऑफ मशीनरी 22,000। तो मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी कितना, परचेज ऑफ मशीनरी 22,000। मशीनरी परचेज कर रही है तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, राइट। नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। In beginning of the year, non-current investment is 6,000, and in end of the year it is 16,000. So non-current investment is increased by rupees 10,000. तो ये कब इंक्रीज होगा, जब इसको अपन क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000। तो इससे आपके कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा कितना, 10,000। नेक्स्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किस में करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। करंट इन्वेस्टमेंट को किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज 20,000 and closing balance is 18,000. Inventory, in previous year inventory is 12,000 and in current year it is 49,000. So
increase in inventory, increase in inventory. इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, और जब करंट एसेट आपका इंक्रीज होता है तो उससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, एंड वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, कितना, 37,000. नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बैलेंस. नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बैलेंस. सो कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. यहाँ लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश एंड बैंक बैलेंस इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड बैंक बैलेंस इज 5,000 and in end of the year it is 8,000. It is 8,000. So opening balance of cash and cash equivalent is 25,000 and in end of the year it is 26,000. It is 26,000. Right? हो गया क्वेश्चन. Now addition information में depreciation का first adjustment कर लिया. Second is interest paid on debenture is 5,000. So interest paid is a financing activity. Interest paid on debenture is a financing activity. तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट पे करा है, 5,000 का, तो इससे आपके कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा. एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. Interest on debenture is a non-operating expense, and non-operating expense is added in adjustment for in operating activity. तो यहाँ पे ऐड करेंगे interest on debenture, interest on debenture 5,000, interest on debenture 5,000, right? ना सारे एडजस्टमेंट्स हो गए. अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे. ये एटलेस करेंगे अपन 26,000 में इन सबको ऐड करेंगे, तो ये आ रहा है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन. फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ रहा है 49,000. फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है कितना, 49,000. इसमें अपन अभी ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे. तो वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करने के बाद ये आपका आ रहा है 28,000. 49,000 में ऐड करेंगे 17, माइनस करेंगे 1,000 एंड माइनस करेंगे 37,000, तो ये आ रहा है 28,000. ये आपका कहलाएगा नेट कैश. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब यहाँ पे ये नेगेटिव फिगर आ रही है. ये नेगेटिव आ रहा है कितना, 32,000. ये नेगेटिव आ रहा है आपका कितना, 32,000. तो इसको यहाँ पे अपन लिखेंगे नेट कैश. नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर. नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर 32,000. नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर 32,000. सो 10 minus 5 कितना हुआ, ये आपका 5,000. ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट. सो अब इनको अपन ऐड करेंगे. ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, 28,000. कितना है, 28,000. नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना कैश यूज हुआ, 32,000. एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 5,000. 28,000 में ऐड करेंगे 5,000 और माइनस करेंगे 32. 28 प्लस 5 माइनस 32,
तो ये आ रहा है 1000, तो ये आपका आ रहा है कितना 1000। ये आपका कहलाता है नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहां पे अपन लिखेंगे ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, opening balance of cash and cash equivalent. So opening balance of cash and cash equivalent is 25,000. Opening balance of cash and cash equivalent is 25,000. तो ये आ गया आपका कितना 26,000। ये आपका क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस closing balance of cash and cash equivalent, closing balance of cash and cash equivalent। तो ये भी 26,000 आ रहा है और यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट करा था तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 26,000। ये दोनों इक्वल आने चाहिए, राइट। नाउ टेक आउट illustration number 34। Illustration number 34. Following are the balance sheet of X Limited for 2 years. Prepare cash flow statement. Prepare cash flow statement. फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले 2 पेजेस पे। देखिए बैलेंस शीट आपको गिवन है, नीचे एडिशन फॉर्मेशन में कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड आपको गिवन है एंड लोन वाज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2017। और लोन क्या कह रहा है कब रीपे हो गया 1 अप्रैल 2017 को। सबसे पहले ऊपर अपन लिखेंगे कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट particular amount। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे अपन लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर अपन लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर इसको अंडरलाइन करेंगे। देन हाफ पेज पे अपन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
देन यहाँ लिखेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर सी लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या गिवन है? शेयर कैपिटल। इन प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल इज 2 lakh and in current year it is 3 lakh. It means during the year your share capital is increased by 1 lakh. तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 लाख के क्या इश्यू कर दिए? शेयर्स। एंड इश्यू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसको अपन यहाँ लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। इससे कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। रिजर्व एंड सरप्लस, अब इस क्वेश्चन में बता देखा कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिजर्व एंड सरप्लस। इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिजर्व एंड सरप्लस। सो इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम दैट रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम दैट रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So difference in opening and closing balance of reserve and surplus is treated as net profit or net loss in case of silence. So in beginning of the year reserve and surplus is 30,000 and in end of the year it is 80,000. So in case of silence we assume that reserve and surplus includes balance of profit and loss account. So in beginning of the year balance of profit and loss account is 30,000 and in end of the year it is 80,000. So net profit during the year is 50,000. Net profit during the year is 50,000. Now long term borrowings. Long term borrowing include 15% loan. Long term borrowing include 15% loan. In beginning of the year it is 75,000. In beginning of the year loan is 75,000 and in end of the year it is 0. It means this loan of 75,000 is paid during the year. This loan of 75,000 is paid during the year and loan paid is a financing activity. तो अपन यहाँ लिखेंगे लोन पेड. कितना लोन पे कर दिया? 75,000 का. एंड लोन पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब एडिशन इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन है, दिस लोन वाज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2017. ये लोन अपन ने बिगनिंग ऑफ द ईयर में पे कर दिया था. तब इसका क्या यूज होगा? इसका ये यूज होगा कि ये लोन अपन ने बिगनिंग ऑफ द ईयर में पे कर दिया ऑन 1 अप्रैल 2017. यानी ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास साल भर कोई लोन नहीं था, तो यानी अब इस पे कोई इंटरेस्ट भी हम पे नहीं करेंगे क्योंकि ये लोन कब पे हो गया था? एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. अपन ने 1 अप्रैल 2017 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इस लोन का रीपेमेंट कर दिया. यानी ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कोई लोन नहीं था, तो अब इस लोन पे कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं होगा, तो केवल लोन पे करा है. एंड लोन पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसको अपन ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो कर दिया लोन पेड. इससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट. Short term borrowing includes bank overdraft and in cash flow statement bank overdraft is considered as a financing activity. In cash flow statement bank overdraft is considered as a financing activity. So in beginning of the year bank overdraft is 37,000. In beginning of the year bank overdraft is 37,000 and in end of the year it is 25,000. And in end of the year it is 25,000. It means हमने 12,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट पे कर दिया. हमने बैंक को
12,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया। तो अपन इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है, इट मींस हमने इसका पेमेंट कर दिया। इन बिगनिंग ऑफ द ईयर इट इज 37,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 12,000, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने 12,000 रुपीज का बैंक ओवरड्राफ्ट क्या करा, पे कर दिया। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल, नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल। इन बिगनिंग ऑफ द ईयर ट्रेड पेबल इज 96,000 and in end of the year it is 1,50,000. So trade payable is a current liability. तो आपकी करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे अपन इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया वो आपको वापस मिल जाएगा, यानी कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा, कैश का इनफ्लो हो जाएगा कितना, 54,000। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। इट मींस शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। इन बिगनिंग ऑफ द ईयर इट इज 12,000, इन बिगनिंग ऑफ द ईयर इट इज 12,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 15,000। तो क्या बताया था कि आपका ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, आपका ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो जो ये आपका प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का कितना है 12,000। इन प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स इज 12,000 एंड इन करंट ईयर इट इज 15,000। तो अपन क्या मानेंगे, अब इसका कोई एडजस्टमेंट तो गिवन है नहीं। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अपन क्या मानेंगे कि प्रीवियस ईयर में अपन ने ये जो 12,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया था, इन प्रीवियस ईयर हमने ये जो 12,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या करा, पे कर दिया। ये ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या करा, पे कर दिया। एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो टैक्स पे हम ड्यूरिंग द ईयर करते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रीवियस ईयर में अपन ने जो 12,000 का प्रोविजन बनाया था, अपन अज्यूम कर रहे हैं ये टैक्स हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या करा, पे कर दिया। तो जो टैक्स अपन ड्यूरिंग द ईयर पे करते हैं उसको लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और ये जो करंट ईयर में अपन ने 15,000 का प्रोविजन है, ये प्रोविजन अपन ने बनाया है, दिस प्रोविजन इज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अपन ने 15,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया है लेकिन हमने इसका किसी को पेमेंट नहीं किया। सो दिस प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 15,000 विच इज मेड इन करंट ईयर, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 15,000। तो जो प्रीवियस ईयर का था वो तो पे हो गया और जो करंट ईयर का है वो इस साल बनाया है। तो जो पे करा उसको तो अपन ने लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा, और जो अपन ने करंट ईयर में मेड करा है इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो उसको एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का नोट नंबर 3 गिवन है। फिक्स्ड एसेट्स में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर नीचे अगर आपको नोट्स में बिलो द बैलेंस शीट अगर नोट्स में अगर आपको क्या गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इट मींस यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे हुई है फिक्स्ड एसेट की, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करके फिर अकाउंटिंग करिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इन एडिशनल इंफॉर्मेशन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स। तो उसका अपन क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी नोट में देखिएगा, नोट नंबर 3, इन बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लांट एंड मशीनरी इज, इन बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लांट एंड मशीनरी इज 3,50,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 4 lakh। इन बिगनिंग ऑफ द ईयर plant and machinery is 3,50,000
एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 4 लाख। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 50,000 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी को क्या करा है, परचेज करा है। एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50,000। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50,000। तो इससे आपके कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो इन बिग balance of provision for depreciation is 50,000 and in end of the year it is 60,000। बिगनिंग में आपका accumulated depreciation था 50 और एंड में ये कितना हो गया 60,000। एंड में ये कितना हो गया आपका 60,000 हो गया। तो इट मींस ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 रुपीज का क्या करा, डेप्रिसिएशन लगा दिया अपने फिक्स एसेट्स पे। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस है और जो नॉन कैश एक्सपेंस है इट विल बी एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 50, एंड ऑफ द ईयर में इट इज 60,000। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 रुपीज का क्या करा, डेप्रिसिएशन लगाया। इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सो इट विल बी एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। करंट इन्वेस्टमेंट, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज 20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज 30,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज 30,000। इन्वेंट्री, इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेंट्री इज 60,000 and in end of the year it is 90,000. So increase in inventory. So current asset आपका इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा कितना 30,000। ट्रेड रिसीवेबल 65 से 97,000 के हो गए। सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट। सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट। आपका करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना 32,000। देन आपको दे रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस, तो इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस इज 5,000 and in end of the year it is 13,000. So opening balance of cash and cash equivalent is 25,000 and in end of the year closing balance of cash and cash equivalent is 43,000. Closing balance of cash and cash equivalent is 43,000. बैलेंस शीट के सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, सारे पॉइंट कवर हो गए। नाउ इन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रपोज डिविडेंड। अब सुनिएगा प्रपोज डिविडेंड का। इन प्रीवियस ईयर अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्रपोज डिविडेंड की। इन प्रीवियस ईयर
proposed dividend is 20,000 and in current year proposed dividend is 30,000. तो प्रीवियस ईयर 20,000 रुपीज का डिविडेंड प्रपोज हुआ था. तो प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड प्रीवियस ईयर में प्रपोज हुआ था वो अपन ने करंट ईयर में पे किया होगा. वो अपन ने करंट ईयर में क्या किया होगा? पे करा होगा. यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 20,000 रुपीज का डिविडेंड क्या करा है? पे करा है. और करंट ईयर में 30,000 डिविडेंड प्रपोज हुआ है. तो ये अभी प्रपोज हुआ है तो इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. क्योंकि डिविडेंड क्या होता है? जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो अपनी एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज करते हैं. प्रपोज करने के बाद जब वो शेयर होल्डर्स को फाइनल कर देते हैं, वो एजीएम में पास हो जाता है, देन उसको पे किया जाता है. और बाई चांस अगर वो एजीएम में पास नहीं होगा तो उसको पे नहीं करेंगे. तो ये जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. लेकिन जो प्रीवियस ईयर में अपन ने 20,000 का डिविडेंड प्रपोज किया था, ये अपन ने ड्यूरिंग द ईयर क्या करा होगा? पे करा होगा. अपन अज्यूम करते हैं कि एजीएम में डिविडेंड पास हो गया होगा और ड्यूरिंग द ईयर ये क्या हुआ होगा? पे हुआ होगा. तो ये जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, इसका तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना. लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर का 20,000 का डिविडेंड है, ये अपन ने ड्यूरिंग द ईयर पे करा है. ये अपन ने ड्यूरिंग द ईयर क्या करा है? पे करा है. तो डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे. डिविडेंड पेड कितना डिविडेंड पे करा है? 20,000 रुपीज का डिविडेंड पे करा है. तो इससे आपका कैश का आउटफ्लो होगा. एंड डिविडेंड पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. डिविडेंड पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो यहां पे एडजस्टमेंट फॉर में लिखेंगे डिविडेंड पेड जो प्रीवियस ईयर का था कितना? 20,000. राइट. तो जो आपका प्रपोज डिविडेंड है, जो भी आपका प्रपोज डिविडेंड है, उसका केवल जो करंट ईयर जो प्रीवियस ईयर वाला है उसी का ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा. तो अपन ने प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड प्रपोज हुआ था उसको इस साल अपन ने पे करा. तो जो डिविडेंड अपन ने पे करा है उसको तो फाइनेंसिंग में लिख दिया डिविडेंड पेड. और जो ये डिविडेंड अपन ने पे करा है, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसको अपन ने एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर दिया. देखो इस पूरे जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें 2-3 चीजें हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं. एक तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट में. ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में गिवन होता है, लेकिन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. आप भले इसको कहीं नोट कर लीजिए. इसमें 2-3 पॉइंट है जो जिसके कारण ये गलत होता है क्वेश्चन इसका. एक तो अपन ये बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी ट्रीट कर लेते हैं, जबकि ये किस में आता है? फाइनेंसिंग में. तो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. दूसरा इस प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट. तो जो प्रपोज डिविडेंड है, ये इसमें इन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका प्रीवियस ईयर का जो फिगर है, केवल उसी का एडजस्टमेंट अपन किस में करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में करेंगे. कि प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड प्रपोज हुआ था वही ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है. तो डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो एक तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे एंड इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो इसको ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट फॉर्म में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे. और सेकंड ये टैक्स वाला, कि जो प्रीवियस ईयर का है वो तो मानेंगे इस साल पे कर दिया, तो उसको तो लास्ट में लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. और जो करंट ईयर का प्रोविजन बनाया वो अपन ने प्रोविजन बनाया है, इट इज प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो इसको एडजस्टमेंट, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे. राइट. नाउ हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए. अब इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे. यह आएगा आपका FFO 50,000 में सब ऐड करेंगे. यह आएगा आपका FFO फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है? 95,000. इस 95,000 में ये सब अपन एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 87,000. ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। तो 87 में से 12,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75,000। तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 50,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश, नेट कैश यूज इन, नेट यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको अपन एटलेस करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है कितना 7,000। ये कहलाएगा आपका नेट कैश, नेट कैश यूज इन, नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आया था 75,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आया था आपका 75,000। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट कैश यूज आ रहा है 50,000 और फाइनेंसिंग में भी नेट कैश यूज आ रहा है कितना 7,000। तो ये आपका कितना हो गया 18,000 आ रहा है एटलीस्ट। 75 में से दोनों माइनस करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना 18,000। ये आपका कहलाएगा नेट, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज, ये अपन ने निकाला यहाँ पे कितना है 25,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 25,000। सो 18 प्लस 25, 18 प्लस 25 कितना हो गया 43,000। ये आपका कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। राइट, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है?